आज हम नेपोलियन हिल की काफ़ी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के आप कह सकते हैं मूल सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं। ये किताब 1937 में आई थी और इसने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। ये करीब 500 सफल लोगों के अध्ययन पर आधारित है, जिसमें धन बनाने के 13 कदम बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज जो हम बात कर रहे हैं उसका जो केंद्र बिंदु है वो हिल के दर्शन में छुपा एक कह सकते हैं गहरा सवाल है। क्या कामयाबी, खास तौर पर पैसा कमाना, मुख्य रूप से एक मजबूत मानसिक विश्वास यानी कि तीव्र इच्छा और आस्था से मिलती है, या फिर जो व्यवहारिक रणनीतियां हैं जैसे खास तरह का ज्ञान हासिल करना, सोच समझकर योजना बनाना और लगातार काम में जुटे रहना, वो ज्यादा जरूरी हैं, या कह लें बराबर की जरूरी हैं? ये सवाल अक्सर पढ़ने वालों के मन में आता है। बिल्कुल। मेरा पक्ष ये है कि हिल के हिसाब से सब कुछ एक मजबूत फोकस्ड मानसिक अवस्था से ही शुरू होता है। इच्छा और आस्था वो नींव हैं जिन पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। और मैं ये तर्क दूंगा कि हाँ, मानसिक स्थिति जरूरी है, मान लिया, लेकिन हिल खुद ही ये साफ करते हैं कि बिना ठोस रणनीतिक कार्रवाई के, यानी ज्ञान, योजना और वो जो टिके रहने वाली बात है दृढ़ता, उसके बिना सिर्फ इच्छा और विश्वास अधूरे हैं। असली नतीजे तो खैर दोनों के मेल से ही आते हैं, पर कर्म और रणनीति का महत्व कम नहीं है। देखिए, हिल अपने दर्शन की शुरुआत ही करते हैं पहले सिद्धांत से, इच्छा यानी डिजायर, किसी चीज को पाने की एक ज्वलंत अभिलाषा। ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं, बल्कि एक जुनून है। एडविन सी बार्न्स का वो मशहूर उदाहरण है ना, उसके पास थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की एक तीव्र इच्छा के सिवा सच में कुछ नहीं था, न पैसा, न कोई जान पहचान। वो तो बिना टिकट ट्रेन से सफर करके एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। अब आप बताइए, क्या ये कोई सोची समझी रणनीति थी? नहीं, ये तो सरासर इच्छा शक्ति थी जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। इच्छा शक्ति थी, हाँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ इच्छा उसे एडिसन का पार्टनर बना सकती थी? अकेला फैक्टर तो नहीं हो सकता ना? मेरा तर्क ये है कि इच्छा ही पहली सबसे जरूरी सीढ़ी है। बार्न्स को एडिसन के यहाँ एक, आप कह लीजिए, मामूली सी नौकरी मिली जिसे उसने ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसकी इच्छा ने उसे अवसर के पास बने रहने की प्रेरणा दी। वो 5 साल तक इंतजार करता रहा, अपनी इच्छा को जिंदा रखा उसने। और जब एडिसन ने एक नई डिक्टेटिंग मशीन बनाई जिसके बारे में उनके अपने सेल्समैन भी कुछ खास उत्साहित नहीं थे, तब बार्न्स ने वो मौका देखा। उसकी इच्छा ने उसे इस अवसर को पहचानने और फिर उसे बेचने के लिए तैयार किया, और उसी से वो आखिरकार सफल हुआ। तो इच्छा ने ही उसे उस पोजीशन में बनाए रखा जहां मौका मिलने पर वो उसे पकड़ सका। और इससे भी शक्तिशाली उदाहरण तो हिल के अपने बेटे ब्लेयर का है। जन्म से ही डॉक्टरों ने उसे लगभग बहरा बता दिया था और कहा कि उसके बोलने की संभावना भी न के बराबर है। लेकिन हिल ने ये जो डॉक्टरी फैसला था उसे माना नहीं। उन्होंने अटूट आस्था रखी, पक्का विश्वास कि उनका बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। उन्होंने लगातार सालों तक अपने बेटे के अवचेतन मन में ये विचार डाला, जिसे हिल ऑटो सजेशन कहते हैं, यानी अपने या दूसरों के मन में किसी विचार को बार बार दोहराकर बिठा देना। और नतीजा, ब्लेयर ने न केवल सुनना शुरू किया बल्कि एक सामान्य जीवन भी जिया। ये क्या दिखाता है? यही कि कैसे पक्का विश्वास हकीकत को भी बदल सकता है, जिसे विज्ञान भी नामुमकिन मान रहा था। तो हाँ, मेरी नज़र में तो हिल का जो मूल संदेश है वो यही है कि एक साफ लक्ष्य और उसे पाने का अटूट विश्वास ही सफलता का पहला और सबसे अहम इंजन है। आपके दोनों उदाहरण बार्न्स और हिल के बेटे के वाकई इच्छा और आस्था की ताकत दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम कहानी का दूसरा पहलू नजरअंदाज कर सकते हैं? देखिए, हिल इच्छा और आस्था के फौरन बाद ही व्यावहारिक कदमों पर जोर देते हैं। तीसरा सिद्धांत है ऑटो सजेशन, जो अपने आप में एक तकनीक है। चौथा है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी वो ज्ञान जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है, न कि सिर्फ जनरल नॉलेज। पांचवा है कल्पना, और छठा जो बहुत महत्वपूर्ण है, संगठित योजना, यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब ये जो क्रम है ये ध्यान देने वाला है। योजना इच्छा के ठीक बाद नहीं आती, बल्कि ज्ञान और कल्पना के बाद आती है, यानी ये एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण देखिए, क्या उनकी सफलता सिर्फ कार बनाने की इच्छा थी?
नहीं, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी विशेष ज्ञान था उस पर ध्यान दिया। जब वो शिकागो ट्रिब्यून ने उन्हें अज्ञानी शांतिवादी कहा और उन पर केस हुआ, तो फोर्ड ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें जनरल नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो तो एक बटन दबाकर किसी भी विषय के एक्सपर्ट को बुला सकते हैं जो उन्हें जानकारी दे सके। ये क्या दिखाता है? ये मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रैक्टिकल इस्तेमाल है, यानी अपने लक्ष्यों के लिए जरूरी ज्ञान और हुनर वाले लोगों का एक समूह बनाना और उनके ज्ञान का फायदा उठाना। ये तो एक साफ रणनीति है। उनका वो मॉडल टी पर सालों तक टिके रहने का निर्णय, जो 7वां सिद्धांत है, आलोचनाओं के बावजूद वो एक रणनीतिक फैसला था जिसने उन्हें बाजार पर छा जाने में मदद की। ये सिर्फ इच्छा नहीं थी, ये ज्ञान, योजना और निर्णय का एक मिश्रण था। मैं फोर्ड के उदाहरण में रणनीति का तत्व बिल्कुल देखती हूँ, लेकिन क्या आप ये नहीं मानेंगे कि फोर्ड को वो विशेष ज्ञान हासिल करने या फिर वो मास्टरमाइंड समूह बनाने की प्रेरणा आखिर मिली कहाँ से? ये उनकी उस प्रबल इच्छा और अटूट विश्वास से ही तो आई कि वो आम आदमी के लिए एक सस्ती कार बनाना चाहते हैं। उनका जो निश्चित मुख्य उद्देश्य था वो इतना साफ और शक्तिशाली था कि उसने अपने आप ज्ञान, योजना और सही लोगों को अपनी ओर खींचा। इच्छा तो बीज है, रणनीति उस बीज को सींचने का तरीका है। बिना बीज के जमीन कितनी भी अच्छी हो, फसल कहाँ से उगेगी? बीज और जमीन दोनों का महत्व है। बिल्कुल, यही तो मेरा तर्क है। इच्छा बीज हो सकती है, मान लिया, लेकिन बिना संगठित योजना और सही ज्ञान रूपी जमीन के वो पनप नहीं पाएगी। डॉक्टर फ्रैंक गोंजालेस का वो कॉलेज बनाने वाला उदाहरण लीजिए। हिल बताते हैं कि गोंजालेस के पास इच्छा थी, आस्था थी, कल्पना भी थी। उन्होंने अपने मन में कॉलेज को बिल्कुल साफ देख लिया था, लेकिन 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। ना पैसा आया, ना कोई खास प्रगति हुई। सफलता कब मिली? जब उन्होंने एक निश्चित योजना बनाई कि उन्हें $1 मिलियन चाहिए। उन्होंने उसकी एक टाइम लिमिट तय की और उस योजना पर कार्रवाई शुरू की। हिल खुद कहते हैं कि इच्छा को पैसे में बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल योजना जरूरी है। उन्होंने उस मशहूर उपदेशक को भाषण देने के लिए राजी किया, जिसने अपने भाषण के आखिर में $1 मिलियन का चेक लिखकर दे दिया। ये योजना और एक्शन का नतीजा था, न कि सिर्फ इच्छा का। ये दिखाता है कि इच्छा को हकीकत बनाने के लिए रणनीति कितनी जरूरी है। लेकिन गोंजालेस की योजना भी तभी काम कर पाई जब उसके पीछे वो मजबूत इच्छा और विश्वास का बल था। वो उपदेशक भी तो गोंजालेस की ईमानदारी और उनकी लगन से ही प्रभावित हुआ होगा ना। क्या सिर्फ एक कागजी योजना देखकर कोई किसी को $1 मिलियन दे देता है? मुझे तो शक है। उस योजना में जान फूंकने वाली चीज तो वही अंदरूनी विश्वास और इच्छा ही थी। अब बार्न्स पर वापस आते हैं। क्या उसके पास शुरू में कोई संगठित योजना थी? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एडिसन से मिलने पहुंच गया था। उसकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने हालात को अपने हिसाब से मोड़ लिया, भले ही इसमें 5 साल लग गए। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि कभी-कभी इच्छा खुद ही रास्ता बना लेती है और योजना तो बाद में आती है? बार्न्स का मामला शायद असाधारण हो, लेकिन क्या ये एक नियम है? गोंजालेस का उदाहरण ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। इच्छा थी, पर नतीजा योजना और एक्शन से आया। चलिए दृढ़ता पर बात करते हैं। परसिस्टेंस 8वां सिद्धांत। आर्यू डार्बी और उनके चाचा की कहानी याद है? उन्होंने सोने की खदान खरीदी, खुदाई की, एक नस मिली भी, फिर सोना मिलना बंद हो गया। उन्होंने हार मान ली और मशीनें कबाड़ी वाले को बेच दी। कबाड़ी वाले ने क्या किया? उसने एक माइनिंग इंजीनियर की सलाह ली, यानी विशेष ज्ञान का इस्तेमाल किया, जिसने बताया कि सोना तो फॉल्ट लाइन के दूसरी तरफ सिर्फ 3 फीट की दूरी पर है, और वो कबाड़ी वाला करोड़पति बन गया। अब डार्बी ने हार क्यों मानी? हिल कहते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता की कमी थी। उन्होंने खुदाई करना बंद कर दिया, यानी काम करना बंद कर दिया। यहां दृढ़ता का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, भले ही आपको अस्थायी असफलता मिले। ये एक एक्टिव क्वालिटी है, कोई पैसिव विश्वास नहीं। मैं आपकी व्याख्या समझ रही हूँ, लेकिन दृढ़ता का स्रोत क्या है? क्या वो सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है या एक मानसिक संकल्प? डार्बी ने खुदाई क्यों बंद की? क्योंकि उनका विश्वास हिल गया था। उन्हें लगा कि बस सोना खत्म हो गया। अगर उनकी आस्था अटूट होती तो शायद वो 3 फीट और खोद लेते। दृढ़ता का असली इंजन तो आस्था ही है। हिल अपने बेटे के मामले में सालों तक दृढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास अटूट था। बाद में डार्बी बीमा बेचने में सफल हुए। क्यों?
क्योंकि उन्होंने सोने की खादान वाली गलती से सीखा था। उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं सिर्फ इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि लोग ना कहते हैं। ये ना सुनने के बावजूद अगला दरवाजा खटखटाते रहने का एक मानसिक संकल्प था जिसने उन्हें एक्शन के लिए प्रेरित किया। दृढ़ता जो है वो निर्णय, 7वां सिद्धांत, के बाद आती है, यानी एक बार फैसला कर लेने के बाद उस पर टिके रहने की मानसिक शक्ति। ये दिमाग का खेल ज्यादा है मेरे हिसाब से। मानसिक संकल्प जरूरी है, हाँ, पर क्या वो काफी है? डार्बी की बीमा बिक्री में सफलता सिर्फ सोचने से तो नहीं आई ना। उन्हें रोज लोगों से मिलना पड़ता था, रिजेक्शन झेलना पड़ता था और फिर भी अगले संभावित ग्राहक के पास जाना पड़ता था। ये लगातार काम था। संकल्प ने उन्हें ताकत दी होगी यकीनन, लेकिन सफलता तो काम करने से मिली। हिल खुद कहते हैं कि दृढ़ता की कमी उन सबसे आम कारणों में से एक है जिनसे लोग असफल होते हैं। वो कोशिश करना छोड़ देते हैं, यानी काम करना छोड़ देते हैं। तो हाँ, मानसिक अवस्था और कार्यनीति यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन काम किए बिना मानसिक अवस्था नतीजा नहीं दे सकती। हाँ, ये एक दिलचस्प बिंदु है कि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। शायद हम हिल के जो आखिरी सिद्धांत हैं, अवचेतन मन 11वां सिद्धांत और छठी इंद्री 13वां सिद्धांत, उन्हें देखकर इसे और बेहतर समझ सकते हैं। हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है, जिसमें हम जो विचार बोते हैं ऑटोसजेशन के जरिए वही फसल काटते हैं। मतलब सकारात्मक विश्वास से भरे विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं। और छठी इंद्री जो है वो रचनात्मक कल्पना या अंतर्ज्ञान जैसी है, जो हमें अचानक से कोई समाधान या विचार देती है। ये सब तो मानसिक अवस्था पर ही जोर देता है। सही मानसिक तरंगों पर ट्यून होने से हमें अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जिसे हम ब्रह्मांडीय ज्ञान या चेतना का स्रोत कह सकते हैं, उससे मार्गदर्शन मिलता है। ये काफी हद तक एक अंदरूनी स्थिति का मामला लगता है। मैं मानता हूं कि हिल इन उच्च मानसिक शक्तियों की बात करते हैं, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि इन तक पहुंचने के लिए पहले के जो सिद्धांत हैं उनमें महारत हासिल करना जरूरी है। और उन पहले के सिद्धांतों में विशेष ज्ञान, संगठित योजना, निर्णय और दृढ़ता जैसे ठोस मतलब प्रयास आधारित सिद्धांत शामिल हैं। छठी इंद्री कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं है जो बैठे बैठाए मिल जाती है। ये उन लोगों में विकसित होती है जिन्होंने अपने मन को इच्छा, आस्था से भरा है और साथ ही ज्ञान, योजना और लगातार कोशिश के जरिए उसे अनुशासित भी किया है। वो सफल फाइनेंसर जो निर्णय लेने से पहले आंखें बंद कर लेता था, वो कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं कर रहा था। वो सचेत रूप से अपने प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान को, अपने इंट्यूशन को एक्टिवेट कर रहा था। ये भी एक तरह की मानसिक कार्यनीति ही है जो अनुभव और प्रयास से विकसित होती है। तो यहाँ भी मानसिक अवस्था और सक्रिय साधना का मेल साफ दिखाई देता है। तो संक्षेप में कहूँ तो मेरा मानना है कि हिल के दर्शन का आधार ये है कि सफलता की यात्रा एक शक्तिशाली अंदरूनी अवस्था से शुरू होती है, एक ज्वलंत इच्छा जिसे अटूट आस्था का सहारा मिला हो। ये वो चिंगारी है जो इंजन को चालू करती है। ज्ञान, योजना और दृढ़ता जैसे बाहरी तत्व महत्वपूर्ण हैं बेशक, लेकिन वे इसी अंदरूनी आग से पोषित होते हैं और उन्हें दिशा मिलती है। बिना उस मानसिक नींव के कार्यनीतियां दिशाहीन हो सकती हैं या शुरू ही ना हो पाएंगी। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हिल मानसिकता को महत्वपूर्ण मानते हुए भी बार बार ये दिखाते हैं कि सिर्फ इच्छा या विश्वास काफी नहीं है। सफलता के लिए जरूरी है कि हम सक्रिय रूप से प्रासंगिक विशेष ज्ञान हासिल करें, प्रैक्टिकल संगठित योजनाएं बनाएं, उन पर निर्णायक रूप से कार्य करें और असफलताओं के बावजूद दृढ़ता से लगे रहें। ये केवल भावनाएं नहीं है, बल्कि ये सचेत रणनीतिक प्रयास हैं। हाँ, मानसिकता आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन कार्यनीति और लगातार प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि हिल का जो ढांचा है वो मानसिकता और कार्यनीति के बीच एक बहुत गहरा और गतिशील रिश्ता दिखाता है। शायद ये बहस ये या वो की है ही नहीं, बल्कि ये और वो की है। एक के बिना दूसरा शायद उतना प्रभावी नहीं हो सकता और असली सफलता शायद इन दोनों के सही संतुलन में ही छुपी है। बिल्कुल, और इन अलग अलग नजरियों पर सोचने से ही हिल के सिद्धांतों की गहराई और उनकी जो बहुआयामी प्रकृति है वो सामने आती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे विचार और हमारे कर्म दोनों मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।